हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की 8th वीडियो। अगर देखिए इनसे रिलेटेड आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर वो वीडियोस पसंद आती है और ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अब देखिए आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज का पार्ट। ब्रीच का मतलब शुद्ध हिंदी में क्या होता है? भंग होना, या नॉर्मल आप बोल सकते हो तोड़ना, नॉर्मल हिंदी में। तो कॉन्ट्रैक्ट को या तो तोड़ा गया है या भंग किया गया है, या हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको बताया कि एक पार्टी को लॉस होगा जो कि एग्रीड पार्टी होगी। जब एग्रीड पार्टी होगी तो वो कुछ ना कुछ रेमेडी मांगेगी ही मांगेगी। आप बोलोगे तो रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है वो भी देखेंगे, यानी क्या कंपनसेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीच, जिसमें आपको पता है एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच आएगी। उसके बाद आएगी रेमेडीज, 5 टाइप की रेमेडीज है, जिसमें सूट फॉर डैमेजेस, तो डैमेजेस के लिए केस करेंगे, जिसमें आपको पता है कि ऑर्डिनरी डैमेज हो गया, स्पेशल हो गया, विंडक्टिव हो गया, नॉमिनल हो गया और प्रीफिक्स डैमेज हो गया। प्रीफिक्स में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? एक तो लिक्विडेटेड और एक पेनल्टी से रिलेटेड डैमेज। फिर देखिए दूसरे नंबर का जो रेमेडी है वो है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कराना। सूट फॉर इंजेक्शन, किसी चीज़ के लिए कोर्ट के थ्रू मना करवा देना। सूट अपॉन क्वांटम मैरियोट, ने जितना आपने सर्विस दी है उस अकॉर्डिंग क्या है आपको अमाउंट मिलना चाहिए। तो एस मच जो आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना चाहिए। ये हम क्या करेंगे डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू कवर कर लेंगे। तो देखिए ये सारा पार्ट आपका आएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है ब्रीच का मतलब क्या होता है। तो देखिए जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको पता है कि मिनिमम 2 पार्टीज तो होती है, मैक्सिमम तो बहुत सारी पार्टी हो सकती है। लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूँ कि ब्रीच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक ए पार्टी और एक बी पार्टी है। इसको मैं एग्जाम्पल पूरा कवर कर लेता हूँ। देखिए ए और बी पार्टी है, बी ने ए को ऑर्डर दिया, बी ने ए को ऑर्डर दिया कितने का? 10 कॉटन बेल्स का। अब जो ये ऑर्डर दिया है ना वो 4 अक्टूबर को दिया है, और ये बोला है ए को कि आप क्या करना 24 नवंबर को ये डिलीवर कर देना। तो ड्यू डेट क्या हो गई परफॉर्मेंस की? 24 नवंबर। ये तो ऑर्डर की डेट हो गई, ऑर्डर कर दिया कि भाई 24 नवंबर को, यानी थोड़े दिनों बाद ये डिलीवर कर देना। तो ए ने बोला ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा। अगर ए उस फिक्स डेट को डिलीवर नहीं कर पाया तो उसे क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने मना कर दिया कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता, 24 नवंबर आ गई और इन्हें मना कर दिया कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता, तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर उससे पहले ही ए मना कर देता, आपको बताइए कि 4 अक्टूबर को ए को ऑर्डर मिला और 10 अक्टूबर को ए ने मना कर दिया कि भाई मैं आपको 24 नवंबर को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, वो हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सप्रेसली बाय वर्ड कि जो बोला गया, या रिटर्न में देके लिख दिया कि मैं आपको 10 अक्टूबर को उसने बोल दिया कि मैं आपको 24 नवंबर को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये कब बोला? 10 अक्टूबर को। तो आपको पता है कि परफॉर्मेंस से पहले ही बोल दिया, तो वो एंटीसिपेटरी हो गया। एक और दूसरा तरीका होता है जिसमें क्या करता है ए इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू किसी और को क्या करता है? डिलीवर कर देता है। मान के चलिए कि सी को डिलीवर कर दिया 10 कॉटन बेल्स, तो बी को तो किया ही नहीं, और सी को पता, सॉरी बी को पता चल गया। तो एक तरीके से बी क्या हो गई? एग्रीड पार्टी हो गई, और बी रेमेडीज़ की डिमांड कर सकती है कोर्ट में जाके, जो भी कंपनसेशन है उसकी डिमांड कर सकती है, क्योंकि ए ने बी को बिना बताए एक तरीके से क्या कर दिया? सी को ट्रांसफ़र कर दिया। कौन सी डेट को? 24 नवंबर से पहले, तो वो हो गई एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको डिटेल में कवर करेंगे, कहने का मतलब एग्जाम्पल के साथ। वैसे तो जो मैंने एग्जाम्पल बता दिया वही है, फिर भी जो दे रखे होंगे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल वो भी कवर कर लेंगे। अब देखिए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से एक सुपर स्पेशल ऑफर। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर कॉमर्स से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस बैच का नाम है एलिवेट बैच। 16 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रखना 16 दिसंबर से। तो यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर नवीन साख और मधुसूदन आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीट इसमें जो भी यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कवर होंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक बताई जाएगी, किस तरीके से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो सारा पार्ट इसमें कवर हो जाएगा। तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एनरोल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और एक और खबर देखिए, प्राइस हाइक अलर्ट है। तो फीस क्या है बढ़ने वाली है, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। या तो आप मेरा कोड चिराग NTA ये एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप NTA नेट भी एंटर कर सकते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड है चिराग NTA नेट, इसको एंटर कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फीस बढ़ने से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 दिसंबर से अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बैचेज स्टार्ट हो गए हैं। तो जैसे उसमें कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पेपर 1 का पेपर हो गया, यानी कॉमन पेपर हो गया, ये सारे कोर्सेज जनरली आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक, और देखिए मैंने आपको बताया कि ये चिराग NTA मेरा कोड है, इसको आप क्या कर सकते हैं रेफरल कोड के फॉर्म में
एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं और आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो जैसे आप डाउनलोड कीजिए तो आप ये रेफरल कोड डाल सकते हैं, जिससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेज ये जनरली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स फॉर परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड। तो आपको बताया कि मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ए और बी के बीच में 24 नवंबर को डिलीवरी होनी थी, ए को डिलीवरी करनी थी 24 नवंबर को, लेकिन उससे पहले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। उससे पहले ही 10 अक्टूबर को उसने बोल दिया कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, या उसने अपने कंडक्ट के थ्रू सी को डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, व्हेन द प्रोमिसर, यहाँ पे ए है, refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived। तो 24 नवंबर आने से पहले उसने मना कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पे बोल रहा है कि ये दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड स्पोकन और रिटन, एंड इम्प्लाइडली बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो आपको मैंने बता दिया कि या तो साफ साफ मना कर दे कि 10 अक्टूबर को मना कर दिया कि भाई मैं आपको 24 नवंबर को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, या दूसरा क्या हो गया कि ए ने सी को डिलीवर कर दिया। तो ए ने सी को डिलीवर कर दिया तो बी को तो किया ही नहीं, तो ए और बी के बीच में जो भी एग्रीमेंट है यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बता रखा है वो यही है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी ऑन 15 जुलाई 16 टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन फॉर ए स्पेसिफाइड सम ऑन 14 अगस्त 16। यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे बी ने ऑर्डर दिया ए को और बोला कि मेरे को, जब ऑर्डर दिया वो 15 जुलाई को दिया, और यहाँ पे देखिए ड्यू डेट क्या है, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में बताई, तो यहाँ पे ड्यू डेट है कि 14 अगस्त को मुझे चाहिए, बी ने ये बोला। अब देखिए 30 जुलाई को कि ये बोल रहा है, एंड ऑन 30 जुलाई इन्फॉर्म बी दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द सेट कॉटन ऑन 14 अगस्त 16। ए ने उससे पहले ही यानी 14 से पहले ही 30 जुलाई को बी को बोल दिया कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि एक तरीके से उसने एक्सप्रेस रिजेक्शन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे एक्सप्रेसली हो गया। देखिए मैंने पिछले एग्जांपल में बताया वही है सेम। वैसे ही देखिए यहाँ पे एग्जांपल 2 में क्या बोल रहा है, वेयर ए एग्री टू सेल इज वाइट हॉर्स टू बी फॉर ₹50,000 ऑन 10th of August 16। ए एग्री हो गया बी को अपना वाइट हॉर्स बेचने के लिए 50,000 में 10 अगस्त को, पर उससे पहले ही ए ने सी को बेच दिया 1 अगस्त को। तो इसे भी एंटीसिपेटरी ब्रीच कहा जाएगा, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वाइट हॉर्स बेच दूंगा, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी और जो एक्चुअल डेट है उसके आने से पहले ही किसी और को बेच दिया। तो इस केस में क्या हो गया, इम्प्लाइड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से बोल रहा है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड एज फॉलोज, व्हेन ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि जब ए ने मना कर दिया या ए ने क्या कर दिया, उससे पहले ही इम्प्लाइडली कहीं और कंडक्ट कर लिया वो, तो उस केस में आपको पता है कि बी जो है प्रॉमिसी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड और कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस। इसका मतलब क्या होता है, मौन स्वीकृति। क्या होता है इसका मतलब, मौन स्वीकृति। देखिए क्या होता है कि बी या तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेट तक इंतजार करेगा। आपको पता है कि ए ने अपना वाइट हॉर्स क्या कर दिया, सी को भेज दिया। अब बी क्या करेगा, उसको 10th अगस्त तक इंतजार करेगा, ये हो सकता है। या एक तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे बी एक तरीके से उससे पहले ही रेमेडीज ये मांग सकता है और कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, या अनलेस जब तक कि ही हैज सिग्निफाइड हिज मौन स्वीकृति, यानी अपनी वो मौन स्वीकृति कंटिन्यूएंस से रिलेटेड नहीं देता। इसका मतलब बी कुछ करता ही नहीं है और बी 10 तारीख का वेट कर रहा होता है कि यार 10 तारीख आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ मानूं या नहीं मानूं, यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा हुआ मानूं या नहीं मानूं। तो बी तब तक वेट कर सकता है, नॉर्मल सा पार्ट। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन। अब देखिए आपको बोल रहा है, द प्रोमिस इज एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। अब प्रोमिसी को फर्दर परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बी को 50,000 पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए ने उससे पहले ही बी को मना कर दिया। या सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि ए ने किसी और पार्टी को दे दिया वाइट हॉर्स एग्जाम्पल के फॉर्म में, या मेरा कॉटन बेल्स का एग्जाम्पल था तो आपको बताया कि ए ने सी को दे दिया बी की जगह, तो इस केस में बी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, फर्दर ही गेट एन ऑप्शन, इसके अलावा उसे क्या ऑप्शन मिलते हैं,
to either treat the contract as resigned and sue the other party for damages from breach of contract immediately without waiting until the due date of performance। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे अगर आपने ये एग्जांपल देखा तो आपको बताया कि 1 अगस्त को ए ने सी को बेच दिया, बी को नहीं बेचा, तो बी चाहे तो जो भी उसको डैमेज हुए हैं, जो भी उसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करवा सकता है। तो ड्यू डेट से पहले वो कोर्ट में केस कर सकता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है टू आइदर ट्रीट एज कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड, या तो कैंसिल मान देगा, और साथ में क्या बोल दिया, एंड स्यू द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो उसको ड्यू डेट तक यानी 10 अगस्त तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कि दूसरा ऑप्शन, या तो वो वेट करेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। तो वो क्या करेगा, 10 अगस्त तक का वेट करेगा और उसके बाद उस पार्टी को बोलेगा, यानी कहने का मतलब बी ए को बोलेगा कि भाई अब मैं तेरे ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा क्योंकि मैंने 10 तारीख तक का वेट करा ड्यू डेट तक का। बट इन दिस केस ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन, एंड द गिल्टी पार्टी इफ़ ही सो डिसाइडेड ऑन रिकन्सिडरेशन में स्टिल परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वो इसको इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि क्या पता ए वापस से मान जाए। तो इस केस में क्या बोल रहा है, जो गिल्टी पार्टी है अगर वो चाहे तो वापस से रिकन्सिडरेशन, जो भी वापस से तय हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ एनी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी विच में हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसके बाद दे रखा है आपको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच के अपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच इट इज़ ए केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। तो मैंने आपको जो बताया कि देखिए ए ने बी को बोला कि मैं आपको वाइट हॉर्स बेच दूंगा 10 अगस्त को, बी ने बोल दिया मैं खरीद लूँगा, सीधी सी बात है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब उससे पहले ही अगर जनरली ब्रीच हो जाता है तो वो एंटिसिपेटरी है, जबकि उसके अपोजिट एक्चुअल क्या है कि ड्यू डेट तक एक तरीके से ए ने बी को मना कर दिया, ए ने बी को मना कर दिया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द पार्टी टू लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। तो यहाँ पे ए और बी एक तरीके से बाउंड है अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन बट व्हेन वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ही इज सेड टू लीव कमिटेड ए ब्रीच। इन दैट केस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ए राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द वन हु हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। देखिए बार बार वही लाइन बोल रहा है, तो आपको वो समझना क्या है कि जैसे ही ड्यू डेट पे अगर सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया तो एग्रीड पार्टी के पास रेमेडी आ जाती है। अगर ड्यू डेट पे मना करा है तो उस केस में आपको बताया कि एक्चुअल ब्रीच, अगर उससे पहले मना किया या किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर दिया तो वो एंटिसिपेटरी ब्रीच। बस आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे यही दे रखा है। अब देखिए बोल रहा है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी कमिटेड एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, जो कि मैं बार बार नॉर्मल आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो ये एग्जांपल सिंपल सा है, कवर कीजिए आपको आराम से आ जाएगा। कह रहा है ए एग्री टू डिलीवर 100 बैग ऑफ शुगर टू बी ऑन 1 फरवरी 16। तो आप ऐसे बना सकते हैं ए और बी। यहाँ पे आपको पता है कि 1 फरवरी 16 को ये बी को डिलीवर कर देगा 100 बैग। ऑन द सेट डे यानी ये वाली डेट को he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract. The breach has been committed by A at the time when the performance becomes due. और एक क्या होता है, जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई उसके बाद कैंसिल हो गया। देखिए बोला ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Actual breach of contract also occur when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligation under it by express or implied act. देखिए इसमें ऐसे बोल सकता है कि देखिए जैसे ए ने बी को बोला कि मैं आपको जो आपके लैंड खाली पड़ा हुआ है उस पर हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे दूंगा, कितने में, 20 लाख में। अब देखिए बीच में मकान चल रहा था तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, आधे में ही रह गया। जो ये मकान चल रहा था पूरा का पूरा वो सिर्फ इतना ही बना, पूरा नहीं बना, और उसमें ए ने फिर मना कर दिया कि अब मैं आगे नहीं बनाऊंगा। तो उस केस में आपको बताया कि परफॉर्मेंस के दौरान ही ए ने मना कर दिया। तो यहाँ पे बी अग्रीड पार्टी है। बी एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो हाउस आधा कंस्ट्रक्ट हुआ है उसको पूरा करवा सकती है, जो कि आपको रेमेडीज में पता चलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू, या जो भी उसको लॉस हुआ उसको कंपनसेट करवा सकती है। ठीक है, तो जब एक पार्टी फेल कर जाती है, रिफ्यूज कर जाती है अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने से, तो उस केस में आपको पता है कि तब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि आधा परफॉर्म कर दिया लेकिन पूरा परफॉर्म नहीं करा। तो उस केस में भी ये बोल रहा है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो देखिए डैमेजेस के टाइप दे रखे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा। तो जो डैमेजेस का पार्ट है कि टाइप ऑफ डैमेजेस क्या होंगे याद रखना। मैंने क्या बताया ऊपर, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। जब मैंने आपको ये कवर कराया तो मैंने बताया था सूट फॉर डैमेजेस, ये मैं आपको कवर करा रहा हूँ। तो थियोरटिकल पार्ट तो करा रहा हूँ, लेकिन जो ये टाइप ऑफ डैमेजेस है ये मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा, याद रखना।
फिर देखिए इनके एग्जाम्पल तो अभी आएंगे ही आएंगे, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो टाइप ऑफ डैमेजेस है अगली वीडियो में कवर करेंगे, और इसके साथ जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या बोल रहा है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73। When a contract has been broken, the party whose use by such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the party knew when they made the contract to be likely to result from breach of it। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू कवर करेंगे तो अच्छे ढंग से आएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे वही मान के चलिए कि ए और बी है। ए ने बी को एक ऑर्डर दिया, जैसे मान के चलिए वीट के बैग का, वीट के बैग्स होते हैं तो 10,000 रुपीज़ पर बैग, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया कि 2 महीने बाद डिलीवर कर देना। ठीक ही हो गया। अब देखिए जैसे ही पर्टिकुलर डेट आई, ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि 2 महीने तक ए वेट करेगा, डेट आई और बी ने मना कर दिया। ए ने ऑर्डर दिया बी को, हम बोल सकते हैं कि मुझे 10,000 रुपीज़ पर के अकॉर्डिंग वीट बैग्स चाहिए। बी ने बोला ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा 2 महीने बाद। लेकिन जैसे ही 2 महीने हुए उसके बाद बी ने बोला कि मैं तो इसको 11,000 में दूंगा, यानी 1,000 रुपये ज़्यादा। अब ए ने 2 महीने वेट भी करा और उसको पता है कि वो 10,000 रुपये पर बैग के अकॉर्डिंग मिलता, लेकिन बी ने बाद में रिफ्यूज़ कैसे कर दिया कि मैं 11,000 के अकॉर्डिंग दूंगा। तो 1,000 का जो ऑर्डिनरी डैमेज है वो ए मांग सकता है। तो यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, द पार्टी हुज यूज बाय सच ए ब्रीच इज एंटाइटल टू रिसीव। तो आपको पता है कि ए को 10,000 के अकॉर्डिंग बैग मिलने थे, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया और बी ने 11,000 के अकॉर्डिंग देना चाहा। तो इस केस में ए केस कर सकता है। उस केस में आपको पता है कि पार्टी जो केस करेगी वो होगी ए। फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो उससे कंपनसेशन मांगा जा सकता है फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाई। तो ए को जो भी लॉस हुआ या डैमेज हुआ है उसका वो कंपनसेशन मांग सकता है। विच नेचुरली अरोज इन द यूजली कोर्स ऑफ थिंग फ्रॉम सच ब्रीच। नेचुरली कैसा करोगा, आपको पता है कि 2 महीने बाद अगर बी ने मना कर दिया, ए किसी और के पास जाएगा सी के पास, तो सी 11,000 में देगा क्योंकि उस वक्त प्राइस ये चल रही थी। लेकिन जब पहले से ही तय हो गया ए और बी के बीच में कि 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग, तो बी को 10,000 के अकॉर्डिंग देना चाहिए था। अब सी क्या करेगा, अगर मार्केट से खरीदेगा तो सॉरी ए जब मार्केट से खरीदेगा सी से तो 11,000 रुपये का ही मिलेगा। तो इस केस में 1,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो डैमेज की डिमांड कितनी करेगा, जो नेचुरली अरोज हुआ है, यूजली कोर्स ऑफ थिंग में अरोज हुआ है। तो जनरली ये बोल रहा है सच कंपनसेशन नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। तो कोई छोटा मोटा लॉस जनरली उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे एक यूजुअल लॉस है, एक नेचुरल लॉस है जो कि आपको पता है कि बड़ा लॉस है, तो उसका तो डैमेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी उसका कंपनसेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कंपनसेशन फॉर फेलर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract। देखिए वैसे जनरली जो आप ये लाइन पढ़ रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल सी लाइन है जिसमें ये क्या बोल रहा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। जब वो ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे, यानी पूरा नहीं कर पाओगे, उसका फेलर हो जाएगा, तो उसका कंपनसेशन मिलेगा, सीधी सी बात है। तो जो पार्टी इन डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, एक होगी डिफॉल्टिंग, एक होगी एग्रीड, तो आपको बताया कि एग्रीड पार्टी को कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, एज इफ सच पर्सन हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज, ऐसा माना जाएगा कि उस पर्सन ने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है, यानी डिफॉल्टिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है, ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अगर नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है तो उस केस में कंपनसेशन तो मिलेगा ही मिलेगा एग्रीड पार्टी को। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जब भी टूट जाता है तो सामने वाली पार्टी को डैमेज तो मिलता ही है। बस ये एक्सप्लेन करके बता रहा है इसमें। चाहे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 73 में क्या बोल रहा है, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज राइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट। ये बोल रहा है कि जब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो आपको पता है कि ए ने अगर 2 महीने तक वेट करा और बी ने बाद में मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है, तो ए को कितना नुकसान हुआ होगा। या ए जब क्या करेगा, किसी और पार्टी से खरीदेगा तो उसको हायर प्राइस पे मिल रहा होगा मार्केट प्राइस पे, जबकि ए ने तो पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया था। तो बोला नॉन परफॉर्मेंस की वजह से क्या नुकसान हुआ, क्या इनकन्वीनियंस हुई ए को, तो उस अकॉर्डिंग क्या है लॉस या डैमेज डिसाइड किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है। अब देखिए एनालिसिस ऑफ सेक्शन 73 क्या है कि जो हमने ऊपर पढ़ा सेम टू सेम पार्ट है, तो एक बार आप पढ़ के देख लेना। बस यहाँ पे ये देख लेना कि ये बोल रहा है दैट इज टू से स्पेशल डैमेज कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन ए प्रीवियस नोटिस।
ऑर्डिनरी डैमेज तो आपको मिल जाता है, अभी जो मैंने बताया जनरल डैमेज है वो तो आपको मिल जाता है, लेकिन स्पेशल डैमेज तो कब मिलेगा, जब प्रीवियस नोटिस हो। देखो जैसे स्पेशल डैमेज क्या होता है वैसे तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे देखिए ए और बी है, ए ने बी को बोला कि मेरे को ये मशीनरी चाहिए क्योंकि मेरा क्या है कि एक पार्ट ख़राब हो गया है और मेरा 2 दिन से काम अटका हुआ है, तो आप क्या करो, मुझे जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दो 2 दिन में। मेरा 2 दिन से काम अटका हुआ है, 2 दिन में डिलीवर कर दो। कहने का मतलब 2 दिन से वैसे ही मैं लॉस खा रहा हूँ, तो 2 दिन में डिलीवर कर दो। अब बी ने बोला ठीक है मैं आपको 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा, लेकिन ए ने उसको ये नहीं बताया कि मेरे को इतने का नुकसान हो जाएगा, या मेरे पास एक तरीके से गवर्नमेंट का ऑर्डर आने वाला है तो मुझे 5 लाख का ऑर्डर मिलने वाला है, तो इसलिए मुझे 2 दिन में डिलीवर कर दो। ऐसा ए ने बी को नहीं बताया। अब बी ने क्या करा, उसको 2 दिन में नहीं 7 दिन में डिलीवर किया, जिससे ए को लॉस क्या हो गया कि उस 5 दिन के अंदर उसके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर आना था जो वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मशीनरी खराब थी। तो आप देख सकते हैं कि देखो ए ने बी को बताया ही नहीं। अगर ए पहले से प्रीवियस नोटिस दे देता बी को कि भाई 2 दिन में दे देना, नहीं तो जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर आने वाला है, तो अगर ए पहले से ही नोटिस दे देता तो उसको स्पेशल डैमेज मिलता। लेकिन ए को सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेज मिलेगा, जो भी नुकसान हुआ है बस नॉर्मल, लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर वो बी को थोड़ी पता था। अगर बी की नॉलेज में आता तब जाके बी दे देता, बी जल्दी डिलीवर कर देता। बी को लगेगा कि नॉर्मल सा पार्ट है, तो बी ने क्या कर दी, थोड़ी लेट कर दी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ए को जो स्पेशल डैमेज है वो नहीं मिलेगा। बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस। नो कंपनसेशन पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, वो ऊपर ही बताया। और ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये लाइन जो थी वो ऊपर की ऊपर सारी कवर है, नेचुरल कोर्स में होना चाहिए, यूजुअल कोर्स में होना चाहिए, वही दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेज। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अगली वीडियो में कवर करेंगे कि किस किस टाइप के डैमेज होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, फिर विंडक्टिव, उसके बाद नॉमिनल, फिर 5वां क्या दे रखा है, डैमेजेस फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय डिले। छठा दे रखा है प्रीफिक्स डैमेजेस, जिसमें आपको पता है कि मैं बोल सकता हूँ कि एक तो लिक्विडेटेड वाले होते हैं और एक पेनल्टी वाले होते हैं, तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए दूसरा जो रेमेडी का पार्ट है वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। यहाँ पे ये बोल रहा है व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिजाइनेड। आपको पता है कि अभी अभी हमने पढ़ा कि ए ने बी को एक तरीके से क्या करा, या बी ने ए को ऑर्डर दिया, आपको पता है ए ने बोला ठीक है मैं डिलीवर कर दूंगा, लेकिन ए ने डिलीवर नहीं करा, तो बी थोड़ी पेमेंट करेगा, बी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानेगा। बस ये सिंपल सा एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन सच ए केस ही इज एब्जॉल्व ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो बी को ऑब्लिगेशन पूरी करने की जरूरत नहीं होगी, एंड इज एंटाइटल टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेजेस दैट ही माइट हैव सफर्ड, बल्कि वो कोर्ट में केस भी कर सकता है जो भी ऑर्डिनरी डैमेज है, या अगर कोई स्पेशल डैमेज पहले से प्रीवियस नोटिस दिया है तो उसके लिए वो डैमेज की डिमांड कर सकता है। एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर 50 बैग ऑफ सीमेंट ऑन ए सर्टेन डे, तो हम बोल सकते हैं कि बी ने ऑर्डर दिया ए को और ए ने प्रॉमिस किया कि मैं 50 बैग्स डिलीवर कर दूंगा, ये तो बोल रहा है 50 बैग्स डिलीवर कर दूंगा, पर क्या बोल रहा है, बी एग्री टू पे द अमाउंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, तो जैसे ही बी को बैग्स मिल जाएंगे उसके बाद बी क्या कर देगा, इसको पे कर देगा, ये एग्री हुआ। ए फेल टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डे, बी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे द प्राइस, तो बी को अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, तो बी भी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करेगा, तो बी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मानेगा। ठीक है, अब सी दे रखा है क्वांटम मैरियोट, सिंपल सा पार्ट है। देखिए इसका मतलब जनरली क्या होता है कि जितना पार्टी ने फ़ायदा उठाया है तो सामने वाले से आपने क्या है, कुछ सर्विसेज करवा ली, ठीक है, तो जितना आपने फ़ायदा उठा लिया उसका तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो क्वांटम मैरिएट ये कहलाता है। तो वो कोर्ट के केस के थ्रू जनरली क्या होगा, सामने वाले को पेमेंट करना ही पड़ेगा जितना उसने बेनिफिट उठाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और ए का एक फ्रेंड है बी, तो बी ने क्या बोला कि यार मेरा पर्टिकुलर ये लैंड खाली पड़ी है तो इस पर हाउस बना ले, क्योंकि हम देखो मैं एग्जांपल पर्टिकुलर कोई से भी ले सकता हूँ, आप भी कोई से बना सकते हो। तो जनरली ए कॉन्ट्रैक्टर है और बी ने एक तरीके से, ए और बी दोनों फ्रेंड है, बी के पास लैंड पड़ा है खाली, तो बी ने ए को रिक्वेस्ट करी कि आप पर्टिकुलर इधर क्या कर दीजिए, मेरा हाउस जो भी लैंड है उसको कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो ए ने बोला ठीक है यार तू दोस्त है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट का पार्ट तय नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि बाद में अमाउंट तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा ना, दोस्ती में अमाउंट का पार्ट तय नहीं हुआ, लेकिन ए का जो भी कॉस्ट लगेगा, ए ने जितना काम किया वो तो देना पड़ेगा। अब देखिए मान के चलिए कि हाउस की कॉस्ट आती 30 लाख की, अब उसमें से 10 लाख का काम हो चुका था और उसके बाद बी ने मना कर दिया, बोला मुझे तुझसे नहीं बनवाना,
बी ने ए को मना कर दिया। अब ए तो कोर्ट में जा सकता है और क्वांटम मेरिट के बेसिस पे जितना उसकी कॉस्ट लगी है और जो एक तरीके से उसका पार्ट बनता था, जितनी उसने सर्विस दी है, जितनी ए ने सर्विस दी है, उतना वो रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेज विच इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम दैट इज टू बी पेड फॉर ऑल्दो नो पर्टिकुलर रेमुनेशन हैज बीन फिक्स्ड। तो जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर रेमुनेशन फिक्स हुआ हो, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में एक इंडिकेट कर रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है कि हाँ भाई सर्विस दे रहे हैं तो पैसा तो लगेगा ही लगेगा। द लॉ विल इन्फर ए प्रॉमिस टू पे क्वांटम मेरिट दैट इज एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व। देखिए, अगर मैंने अपने दोस्त को, मुझे पता है कि मेरे फोटोग्राफी का काम है, मैंने उसको कैमरा दे दिया, अब मैंने उसको 1 महीने के लिए दे दिया। आपको पता है कि अगर मैं खुद यूज़ करता तो मैं उसको कहीं पे फोटोग्राफी के लिए यूज़ करता, मेरा बेनिफिट होता, लेकिन मैंने बी को दे दिया 1 महीने के लिए। अब ये थोड़ी कि मैं बी से पैसे नहीं मांगूंगा, बी से पैसे तो मांगूंगा ही मांगूंगा। बी ये थोड़ी बोलेगा यार तूने तो ऐसे ले लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, ये तो मेरे फोटोग्राफी से रिलेटेड था, ये थोड़ी मैंने पर्सनल पर्पज़ के लिए दिया था, ठीक है, ये मैं किसी और को भी रेंट पे देता, तो जो रेंट के चार्जेस बनते हैं वो तो मैं लूँगा ही लूँगा। तो कोर्ट में केस चले गया और ये जीत जाएगा, सीधी सी बात। तो बोल रहा है क्वांटम मेरिट दैट इज एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड। जिसने पार्टी ने जिसने सर्विस दी है, ठीक है, एक तरीके से पार्टी ने जितनी सर्विस की है उसके लिए वो उतना तो डिजर्व करता ही, उसे बोलते हैं क्वांटम मेरिट। इट कवर्स ए केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच हैड एट द टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट बट नॉट ऑल ऑफ द वर्क विच ही इज बाउंड टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड सीक्स टू बी कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। तो ये बोल रहा है कि जब पार्टी ने काम किया, जैसे इस केस में आपको बताया, लेकिन पूरा काम नहीं करा, लेकिन जितना भी काम किया है उसके लिए उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, तो बी को अमाउंट तो मिलेगा, सॉरी बी तो अमाउंट देगा ही देगा ए को, तो ए को मिलेगा ही मिलेगा। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। इट इज़ ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिस्चार्ज। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो डिस्चार्ज होता है, और दूसरा क्या बोल रहा है, द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। जो क्लेम है वो कौन करेगा, जो पार्टी डिफॉल्ट में नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टी डिफॉल्टिंग होगी वो कहाँ से क्लेम कर सकती है, जो एग्रीड पार्टी है वही तो क्लेम कर पाएगी, जो एग्रीड पार्टी है वही तो क्लेम करेगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पे बोल रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउइंग ए क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और पर्सन फॉर द वैल्यू वर्क विच ही हैज़ डन। जिस पर्सन ने जितना काम किया उसके बेसिस पे उसको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर, जबकि क्वांटम मेरिट क्या होता है, रेस्टिट्यूटरी होता है। इसका मतलब क्या है कि रेस्टिट्यूटरी मतलब होता है रीस्टोर करना जो भी बेनिफिट लिए। तो अगर आपको पता है कि ए और बी पार्टी है और अगर ए ने बेनिफिट लिए हैं तो बी को वो देना ही पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, उतना अमाउंट तो बी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ए ने बी से काम कराया, चाहे आधा काम कराया, लेकिन बी को क्वांटम मेरिट के बेसिस पे उतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो हो गया रेस्टिट्यूटरी, यानी जितना उससे बेनिफिट उठाया है उतना बी को अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर देखिए इसमें बोल रखा है कि रीजनेबल कंपनसेशन जो भी है वो दिया जाना चाहिए। तो जनरली ये कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाफ में ही कवर था एग्जांपल, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। पर याद रखना कि रीजनेबल कंपनसेशन जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। आपको पता है कि पहले शुरू में तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा ही ना, तो बोला व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पहले तो वो वैलिड था लेकिन उसके बाद वो वॉइड बन गया, तो उस केस में जो क्वांटम मेरिट के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया वो तो देना ही पड़ेगा। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिट्यूडसली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो तो सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे हो कि वो कुछ ना कुछ देगा, तभी यहाँ पे बोल रहा है विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेट्यूटिसली, जनरली ये बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जब भी कुछ अमाउंट दिया है या कुछ अमाउंट रिसीव करा है तो बिना किसी ऑब्लिगेशन के किया है। मान के चलिए कि अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में बोलूं कि मैंने आपको बताया था ए ने बी को अपना क्या दे दिया, कैमरा दे दिया, तो यहाँ पे ए की कोई इंटेंशन नहीं थी कि बी से कुछ अमाउंट रिकवर किया जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि क्वांटम मेरिट नहीं आता। लेकिन जहाँ पे ए की इंटेंशन है, क्योंकि आपको पता है कि ए औरों को भी जो कैमरा देता है वो रेंट पे ही देता है, तो वो बी से भी उम्मीद करता है कि जनरली इस अमाउंट को वो पे करे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। सी में बोल रहा है व्हेन वेयर देर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट देर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेम्यूनरेशन। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि एक जनरली एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन उसमें कोई रेम्यूनरेशन का एग्रीमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि दो दोस्त हैं, ए ने इतना सारा काम कर लिया हाउस प्रॉपर्टी का बनाने का, 10 लाख तक का खर्चा हो गया, तो ये थोड़ी बी उसको नहीं देगा, बी को तो देना ही पड़ेगा। व्हेन वन पार्टी अबंडेंस और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी क्या करती है, मना कर देती है। ई वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट
हैज़ एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। देखिए आपको बोल रहा है कि पार्टी जो डिफ़ॉल्ट में नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, उन पार्टी नॉट इन डिफ़ॉल्ट हैज़ एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। तो आपको पता है कि अगर ए है और बी है, बी ने सारा बेनिफिट उठा लिया, आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी आधी तो कंस्ट्रक्ट हो गई थी, ठीक है। अब उस केस में आपको पता है कि जो डिफ़ॉल्ट किया वो ए ने किया, ए ने बोल दिया कि अब आगे मैं आपका हाउस नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना भी बनाया तो आपको पता है कि डिफ़ॉल्टिंग ये है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट में नहीं है उसने बेनिफिट उठाया, बी ने आराम से वो हाउस यूज़ कर लिया। आपको पता है कि चाहे वो आधा बनाए लेकिन बी ने उसको यूज़ कर लिया, बी किसी और से बना लेगा। तो अब आपको पता है कि ए, अगर ए ने मना कर दिया कि मैं हाउस नहीं बनाऊंगा, तो उस केस में भी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। वैसे हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट तो डिविजिबल नहीं होता, तो ये एग्जांपल गलत हो गया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए ए और बी है, आपको पता है कि ए ने बी को बोला कि मैं 100 बैग्स आपको बेच दूंगा, लेकिन उसमें से ए ने बी को 50 बैग्स ही बेचे। तो आपको पता है कि बैग्स को डिवाइड किया जा सकता है, 100 में से 50 यूनिट्स, 20 में से 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, ऐसे डिवाइड किया जा सकता है। तो बोल रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तो अगर ए ने बी को 50 बैग्स डिलीवर किए, तो उस केस में ए को 50 बैग्स का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि बी ने फ़ायदा उठा लिया और बोलेगा कि नहीं मैं पेमेंट नहीं करूँगा, बी को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एफ में क्या बोल रहा है, व्हेन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लमसम इज कम्प्लीटली परफॉर्म बट बैडली द पर्सन हु हैज़ परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी कैन मेक ए डिडक्शन फॉर बैड वर्क। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और आपको मैंने बताया कि बी है जो कि पर्टिकुलर अपना हाउस बना रहा है, तो हाउस क्या है, इंडिविजिबल है। तो उस केस में आपको बताया कि हाउस जरूरी नहीं कि पूरा कंप्लीट ढंग से हुआ हो, अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ हो। ए ने जो बनाया कॉन्ट्रैक्टर ने वो ढंग से काम नहीं करा और जो टोटल अमाउंट था वो 20 लाख का तय हुआ। तो उस केस में बी क्या बोल सकता है कि मैं 5 लाख डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मैंने बोला था उस अकॉर्डिंग आपने ये मेटल नहीं डाला, आपने पर्टिकुलर जो भी मशीनरीज या फर्नीचर का यूज़ किया वो ढंग से क्वालिटी वाइज यूज़ नहीं करा, तो मैं 5 लाख आपके डिडक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक्स रॉन्गफुली रिवोक वाई authority before Y could complete his duties, held Y could recover as quantum merit for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of duty as an agent। तो आपको पता है कि wrongfully अगर X ने Y को हटा दिया तो Y ने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए। फिर एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है, ए एग्री टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी एट ए प्राइस ऑफ 1000 पर बेल। अब कॉटन बेल से वो 2 इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करनी चाहिए थी, 50-50 ईच की, ये बोल रहा है। ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिलीवर कर दी लेकिन दूसरी वो डिलीवर नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या है कि बी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, बी को 1000 इंटू 50 के हिसाब से 50,000 तो पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद दे रखा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि जब भी किसी पार्टी को लग रहा है कि डैमेज एडिक्वेट नहीं है, मुझे तो क्या करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आधा अधूरा रह गया था उसको पूरा करवाना है, तो उस केस में वो पूरा करवा के रहेगा किसके थ्रू, कोर्ट के थ्रू। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट पार्टी इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्या कर सकता है, पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है। आपको पता है कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जैसे मैंने बताया हाउस प्रॉपर्टी बनाने का, वहाँ पे अगर ए ने क्या कर दिया, आधे में ही काम छोड़ दिया, तो बी बोल रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मुझे नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा और ए ने तो बीच में से छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से वो डैमेज तो मांगेगा ही, साथ में कोर्ट को ये भी बोलेगा कि इससे पूरा का पूरा काम वापस से परफॉर्म करवाओ, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकता है क्योंकि कोर्ट को लग रहा है कि बी को नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि बी के बेनिफिट के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि स्पेसिफिक परफॉर्म करो। सूट फॉर इंजेक्शन, देखिए इंजेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेयर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट मे बी इशूइंग एन इंजेक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन हिम फॉर डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू सॉरी। देखिए क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, जैसे मेरा किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया कि 2 साल तक मैं आपका ही काम करूंगा, तो ये मैं दूसरी कंपनी में नहीं जा सकता। अगर मैं दूसरी कंपनी में कहीं पे चले गया तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे बाउंड करता है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, सूट फॉर इंजेक्शन। यहाँ पे एक केस हुआ था वार्नर ब्रदर्स वर्सेस नेल्सन। एक नेल्सन फिल्म स्टार थी, उसने क्या करा वार्नर ब्रदर्स के साथ, आप जानते हो वार्नर ब्रदर्स जो बहुत सारी पिक्चरें बनाती है, हॉलीवुड की मूवी बनाती है, वो प्रोड्यूसिंग हाउस था, प्रोडक्शन कंपनी थी वार्नर ब्रदर्स। तो उसने नेल्सन जो फिल्म स्टार है उसके साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, कि 1 साल तक नेल्सन जो फिल्म स्टार है वो हमारे साथ ही क्या करेगी, फिल्म बनाएगी यानी एक्टिंग करेगी। लेकिन उसने क्या करा, जो नेल्सन थी उसने दूसरी कंपनी के साथ भी एग्रीमेंट कर दिया।
तो उस केस में सूट फॉर इंजंक्शन आ गया और वार्नर ब्रदर्स जो एग्रीड पार्टी थी उसने कोर्ट में केस कर दिया। तो उस केस में कोर्ट ने क्या बोला कि नेल्सन को बोला कि आप दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप किसी एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो दूसरी कंपनी के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यही बोल दिया, एन ए फिल्म स्टार एग्रीड टू एक्ट exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act for some other producer. Held she could be restrained by an injunction. तो इंजेक्शन मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म है उसके अकॉर्डिंग पार्टी को रोका गया किसी काम को करने से, उसको मना किया गया। फिर देखिए, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू compensation. A person who rightfully resigned a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पूरा करने के कारण लॉस हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल के केस में बोल रखा है कि ए एक सिंगर था, कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ। अगले 2 महीने तक ए ने बोला कि मैं आपके जो भी थिएटर है उसमें क्या करूँगा, वीक एंड पे या 2 नाइट में क्या करूँगा, सिंग करूँगा। जैसे मैं बोल सकता हूँ सैटरडे संडे, ये डिसाइड हो गया, ठीक। And B engages to pay her ₹100 for each night's performance. On the 6th night, A willfully absent herself from the theatre and B in consequences rescinded the contract. और B ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया कैंसिल। B is entitled to claim compensation for the damage which has sustained through the non-fulfillment of contract. यहाँ पे आपको बताया कि अगर A एबसेंट हो गया तो B के ऑप्शन पे था, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता था। तो B ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और जो भी कंपनसेशन का पार्ट है वो सामने वाली पार्टी से क्लेम कर दिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्सन के पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और जो भी डैमेज है वो कॉन्ट्रैक्ट के नॉन फुलफिलमेंट की वजह से मांग सकता है। तो ये सारा पार्ट इसमें कवर हो गया। अब देखिए, अगली वीडियो में पार्ट कवर करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, और जो मैंने टाइप ऑफ डैमेजेस बताए थे वो सारे पार्ट का अगली वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।